नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों एक खबर आई कि अब्दुल नाम के एक बुजुर्ग को गाजियाबाद के लोनी इलाके में उसे पीटा गया, मारा गया और उसकी दाढ़ी काट दी गई। यह खबर सुनकर के मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैं सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बुजुर्ग को मारा गया है, उस पर भी एक मुस्लिम को मारा गया है, तो आप में ना तो इंसानियत है और न ही आप धार्मिक सौहार्द बनाना चाहते हैं। ऐसा आरोप आप मुझ पर लगा सकते हैं और लगाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मुझे बहुत खुशी हो रही है, अति प्रसन्नता हो रही है और इस प्रसन्नता को मैं अपने फॉलोवर, अपने चाहने वालों को, मैं अपने देखने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और यही मेरा मकसद है आज का। मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि मैं कितना खुश हूँ। तो आखिर कारण क्या है, मैं इस पूरे प्रकरण को किस रूप और स्वरूप में ले रहा हूँ जिसके वजह से मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। आए दिन आपको जो फर्जी धर्मनिरपेक्षता देखने को जो मिलता है, जो धर्मनिरपेक्षता जो दिखाई जाती है, क्या वो वाकई में है? लेकिन इस मामले में आपने देखा कि पाखंडी धूर्त ढोंगी एक मुस्लिम जो है उसको हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिल करके उसको पीटते हैं, मारते हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी? इससे अच्छा वातावरण और क्या बन सकता है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। ऐसा वातावरण जहां अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ, ढोंगी वातावरण बनाने वालों के खिलाफ, जो ताबीज बेचकर धंधा करता है और लोगों को मूर्ख बनाता है, ऐसे व्यक्ति को हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के उस मुस्लिम बुजुर्ग को मारते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें गलत ही क्या है। असली धर्मनिरपेक्षता इससे ज्यादा और अच्छी क्या होगी, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर सौहार्द वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी धार्मिक एंगल नहीं है, किसी तरह का सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन फिर भी अफसोस की बात है कि इसको धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश हुआ। लेकिन मुझे खुशी है, अति प्रशंसनीय कदम लग रहा है मुझे कि यह एक लैंडमार्क साबित होगा आने वाले समय में कि जो असल सच्चा वाला जो धर्मनिरपेक्षता है, जो वाकई में सेकुलरिज्म कहा जाता है, वो इसका जीता जागता मिसाल है। एक और अच्छी बात ये रही कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सुल्तान नामक एक व्यक्ति ने आधी कीमत पर जमीन दे दी है श्री राम मंदिर ट्रस्ट को, जिस पर श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल, धर्मशाला इत्यादि बनाए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यहाँ भारत में फर्जी वाला सेकुलरिज्म चलता है, जिसमें यह बताना होता है कि यहाँ डर का माहौल है, मुसलमान मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये बताना होता है, ज़बरदस्ती फर्जी खबरें फैला करके बताना होता है, ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है, ऐसा दिखाना होता है, क्योंकि फर्जी धर्मनिरपेक्षता का वातावरण है। लेकिन इस फर्जी धर्मनिरपेक्षता के वातावरण में भी एक सच्चा वाला, एक वास्तविक धर्मनिरपेक्षता वाला इंसिडेंस देखने को मिलता है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर उस बुजुर्ग की पिटाई करते हैं और इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। हालांकि बुजुर्ग की पिटाई की गई, एक तरह से देखा जाए तो यह गलत भी है इंसानियत के तौर पर, लेकिन यदि एक पाखंडी धूर्त ढोंगी को पीटा जाए तो इसमें गलत नहीं है, इसमें भी कोई दो राय किसी को नहीं होना चाहिए। झूठ पर झूठ, ट्विटर और अल्ट न्यूज़ का को फाउंडर जुबैद
जैसे लोगों को या अन्य जो वेबसाइट हैं, वामपंथी वेबसाइट, इसको प्रमाणिक साबित करने की कोशिश होती रहती है। चूंकि फर्जी धर्मनिरपेक्षता दिखाना है, लेकिन प्रशंसा की जानी चाहिए मोदी सरकार की, योगी सरकार की, जो धैर्य रखते हुए उसने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट लागू करने का जो अंतिम तारीख था, डेडलाइन था, 25 मई था, और 26 मई 2021 से सरकार स्वतंत्र थी कानूनी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन सरकार ने अब तक मोदी जी के कानून ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मोदी जी के कानून पर उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी सरकार की पुलिस ने ट्विटर और फर्जी फैक्ट चेकर और फर्जी पत्रकार, उन सबको कानूनी तौर पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है, मन बना चुका है योगी सरकार। फॉलोवर की संख्या देख करके, मार्केट वैल्यू देख करके किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी क्या? क्या ये पैरामीटर है? या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बोल दें और बोलते रहें और उस पर कानूनी कार्रवाई न हो, ऐसा होगा क्या? चूंकि ट्विटर की मिलीभगत स्पष्ट रूप से दिखता है, तो कानूनी कार्रवाई भी होना लाजमी था। भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है और अभी मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। यह 2 पेज की कॉपी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि आपने ये सोशल साइट पे ज़रूर देखा होगा। यह देखिए, ये कॉपी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अलग अलग धाराओं के तहत यह दर्ज किया गया है। ये पहला पेज है और दूसरा पेज जो है, ये देखिए, कुल 9 व्यक्ति पे एफआईआर किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से यदि आप देखें तो द वायर पे किया गया है, ट्विटर पे किया गया है और अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर जुबैद पे किया गया है। जो धाराएं लगाई गई हैं, यह जो एफआईआर है गाज़ियाबाद थाना, लोनी बॉर्डर, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ ये दर्ज किया गया है एफआईआर। जो सूचना प्राप्त हुई, घटना जो आपराधिक था, जो मामला, वो 14/6/2021 को 1 बजे दोपहर में जानकारी मिलती है। मतलब कि घटना जो होती है, वो घटना जो घटती है 14 जून 2021 को दोपहर 1 बजे की घटना है और एफआईआर दर्ज किया गया है 15/6/2021 को रात के 11:20 पर। और जो मुकदमा, जो एफआईआर जो दर्ज किए गए हैं, एक बार मैं नाम बता दूं। मोहम्मद जुबैर, राना आयूब जो कि पत्रकार है, मोहम्मद जुबैर जो कि वो अल्ट न्यूज़ का को फाउंडर है। इसके अलावा द वायर जो वेबसाइट चलता है न्यूज़ वामपंथियों की, उस पर है। सलमान निज़ामी है, कांग्रेसी नेता। मस्कूर उस्मानी, समा मोहम्मद, सबा नकवी जो कि ये भी एक पत्रकार ही हैं वामपंथी, जो कि हमेशा आप देखते होंगे इसके पोस्ट जो होते हैं या ट्विटर पे होते हैं, वह देश विरोधी ही होते हैं। तो ये है एफआईआर। अब मैं बता दूं कि जो एफआईआर के जो अलग अलग सेक्शन जो लगाए गए हैं, ये वाला, ये जो सेक्शन लगाया गया है, ये धारा लगाया गया है आपका सेक्शन 153 ए, 295 ए, 505, 120 बी और 34, ये सेक्शन धाराएं लगाई गई हैं। एक बार मैं अपने देखने वालों को संक्षिप्त रूप में बता दूं, ये धाराएं जो हैं इसका मतलब क्या है। 153 का मतलब हो गया, सेक्शन का मतलब जो धारा है, जानबूझकर 2 धर्मों के खिलाफ भड़काऊ
परिस्थिति बनाना। 153A है दो समुदाय के बीच वैमनस्य व दुश्मनी को बढ़ावा देना, ऐसा मनसा रखना। 295A का मतलब है धार्मिक भावना भड़काने का किया गया कृत्य। 505 मतलब जो नॉर्मल बदमाशी है, धोखाधड़ी है, बेईमानी है। और 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी। 34 सेक्शन का मतलब हो गया कॉमन इंटेंशन, मतलब कि सामूहिक तौर पर जो वीडियो फर्जी बना करके पोस्ट करके जिस तरह से फर्जी खबर फैलाई गई, ट्विटर जो पोस्ट किया उसने भी, उस पर भी, जिसने फॉरवर्ड किया उस पर भी, और इस काम के लिए ट्विटर एक माध्यम बना इस पर भी, इन सब पे, उन पत्रकारों पर भी जो फॉरवर्ड किया, उन पत्रकार पे भी जिन लोगों ने पोस्ट डाला और इसको फैलाया, इन सब पे एक साथ FIR किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फर्जीवाड़ा फैलाने वाले पत्रकार, चाहे वो कितने बड़े नेता हों, पत्रकार हों या अन्य कोई भूमिका रखने वाले तथाकथित विशेषज्ञ हों, कोई प्रोफेसर हों, कोई लेखक हों, कोई गायक हों या फिर कोई अभिनेता या अभिनेत्री हो, जो कोई भी हो, ये सभी लोग के जो हैं, ये जमात इनकी ऐसी है कि आम लोगों के बीच भ्रम फैलाना इनका धार्मिक कर्तव्य है। अभिव्यक्ति के नाम पर दंगा फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, सांप्रदायिकता का रंग देने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले के लिए जो है ट्विटर को भी लगने लगा कि एक प्लेटफॉर्म इन सब के लिए बना जा सकता है, और यह प्लेटफॉर्म बना भी। इसलिए उस पर भी जो है अच्छी बात यह है कि ट्विटर को जवाबदेही नहीं थी उस वक्त, और किसी प्रकार की सिर्फ एक माध्यम के रूप में था। लेकिन अब सरकार ने इसका मीडिएटर का, यानी कि मध्यस्थ, यानी मीडिएटर का जो दर्जा है उसे ख़त्म कर दिया है। इसे डिजिटल मीडिया पब्लिशर के तौर पर अब दर्जा दिया है। इसका मतलब ये है डिजिटल मीडिया पब्लिशर का कि यदि कोई कंटेंट भड़काऊ है, उससे दंगा भड़कते हैं, कोई देशद्रोही कंटेंट कोई पोस्ट किया गया है, तो पोस्ट करने वाला, फॉरवर्ड करने वाला और इसका माध्यम जो ट्विटर है या ट्विटर जैसे अन्य जो सोशल मीडिया हैं, वह इस षड्यंत्र का हिस्सा माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई उस पर करी जाएगी। कहने का मतलब कि ट्विटर का ओवरऑल मीडिएटरी का जो दर्जा था उसे खत्म कर दिया गया है। एक मंच, एक माध्यम जो मात्र था अब तक, अब उसे यह दर्जा समाप्त करके डिजिटल मीडिया पब्लिशर का दर्जा दिया गया, जिसके तहत इसे कानूनी कार्रवाई का सामना अब करना पड़ेगा। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।